नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। जो हम अपना आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसके तहत आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 15 और उसमें स्टार्ट होगा हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का तृतीय चरण तथा इसके साथ साथ देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कैसे हुआ, कि इसमें गांधी जी की क्या भूमिका थी, या फिर हम ये कहेंगे कि गांधी जी की क्या अहम भूमिका थी इसमें। तो वो हम समय यहीं सब कुछ यहीं पर देखेंगे। और जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो तृतीय चरण होगा, इसमें क्या क्या घटित हुआ, वो सब कुछ इसी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो देखो, ये जो वीडियो होगा ये आपका यूपीएससी, यूपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और जो वेरियस एग्जाम होते हैं आपके, सबके लिए यूजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट नंबर 15 को। तो देखो, इसमें पढ़ना क्या क्या पहले तो हम पहले पढ़ेंगे 1937 का प्रांतीय विधानसभा चुनाव। ये क्या हुआ? अब आप ये सोच रहे होगे कि जी 1935 का अधिनियम नहीं पढ़ा है आपने। 1935 का अधिनियम कहाँ गया? फिर आप देखेंगे 1919 का भी अधिनियम नहीं पढ़ाया गया अभी, और ना ही 1909 का अधिनियम पढ़ाया गया। मतलब कुल मिलाकर अधिनियम आपको कोई भी नहीं पढ़ाया गया अभी। तो इसका ध्यान रखना कि जो अधिनियम होंगे उनको मैं सबको एक साथ आपको पढ़ाऊंगा, कि जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा उससे लेकर और 1947 के अधिनियम तक वो यहाँ तक लेकर जाऊंगा, और उसको एक से लगभग दो वीडियो में उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। फिलहाल हम क्रांतिकारी आंदोलन का तृतीय चरण पढ़ रहे हैं, तो आंदोलन का ही तृतीय चरण पढ़ेंगे, अधिनियम को नहीं देखेंगे अभी। अधिनियम को थोड़ा सा हटा देंगे। पर ऐसे आप देखें ना, तो हमने वायसरायों को पढ़ा है ठीक से, और ना ही गवर्नर जनरलों को। तो इन सब के लिए भी, इन सबको ही जैसे ही हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का तृतीय चरण पूरा होगा, उसी दौरान उसके बाद ही आपको सारे वायसराय, सारे गवर्नर और जो अधिनियम आए हैं भारत में, वो सब के सब पढ़ाए जाएंगे आगे की वीडियो में। ठीक। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव आएगा। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। इसके तहत क्या हुआ, वो सब कुछ हमें देखना है। उसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा, जो 17 अक्टूबर 1940 को होगा। पाकिस्तान की मांग हुई, वो तो पाकिस्तान की मांग कब उठी, तो 23 मार्च 1940 को उठी। देखो, ये कंप्लीट डेट याद रख लेना। अभी जो 10 तारीख को, 2 अक्टूबर को जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ ना, हिस्ट्री का, उसमें सीधे सीधे उसने मैचिंग कराने के लिए दे दिया। और सारी डेट क्या थी, कोई 1940, 1940, 1940, सारी 1940 की डेट थी। अब उसी तरीके से तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कंप्लीट डेट पर थोड़ा सा फोकस रखें। जो इम्पोर्टेंट है उनकी तो देखो कंप्लीट डेट याद रखनी ही है। जैसे प्लास प्लासी का युद्ध हुआ, उसी तरीके से जो आपका बंगाल का विभाजन होगा वो इस तरह से होगा। तो कंप्लीट डेट कुछ होगी तो आप याद रख ही लीजिए कम से कम। तो उसी तरह से पाकिस्तान की मांग होगी, तो 23 मार्च 1940 को उठाई जाएगी। पाकिस्तान की मांग किसने उठाई, या पाकिस्तान नाम किसने दिया, और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, वो भी देखेंगे सारा। फिर आएगा क्रिप्स प्रस्ताव भारत में। 30 मार्च 1942 को आता है क्रिप्स प्रस्ताव। इसके तहत भारत को क्या क्या प्रलोभन दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और कैसे कैसे आगे बात बनी, और ये क्यों क्रिप्स प्रस्ताव फेल हो गया, उसके बारे में भी हम पूरी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में होगा अंतिम आपका भारत छोड़ो आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और ये होगा 8 अगस्त 1942 को। कंप्लीट डेट ही याद रखनी है इसकी। तो 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें इस भारत छोड़ो आंदोलन का किस किसने विरोध किया, कौन कौन इसके समर्थन में थे, और कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो अधिनियम या भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया गया था। इस का सब कुछ यहीं पर चर्चा होगी। और उसके साथ साथ इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम सब कुछ यहीं पर ही देखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव से। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में चुनाव हुए। अब इस चुनाव में क्या होता है, जो 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव थे, तो 1935 के जो अधिनियम के भारत के में जो चुनाव हुए, 11 प्रेसिडेंसियों में हुए थे। इसमें आपकी जैसे मद्रास, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत को हम वर्तमान में यूपी बोलते हैं, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बम्बई, असम, बंगाल, पंजाब और सिंध में प्रांतों में इलेक्शन हुए या चुनाव हुए वहां पर। जिसमें से कांग्रेस को पांच में तो 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी, मतलब कुल मिलाकर
कांग्रेस ने या कांग्रेस को जो पूर्ण बहुमत मिला वो 5 राज्यों में मिला या 5 प्रांतों में मिला तथा 3 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी। मिली-जुली सरकार का मतलब होता है गठबंधन की, जैसे कुछ पार्टियां, 2-3 पार्टियां आपस में आकर मिल जाएं तो वो अब एक सरकार बना लेती हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने 3 में तो मिली-जुली सरकार बनाई अर्थात गठबंधन वाली सरकार बनाई और 5 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई अर्थात 11 में से 8 में से मोटे-मोटे तौर पर देखें तो 8 में से सरकार जो बनी वो कांग्रेस की सरकार बन गई और जो अन्य बचे 4 उसमें 1-2 मुस्लिम लीग आया और अन्य पार्टियों को मिल गई। तो 1585 सीटों में से 711 सीटें कांग्रेस को मिली। जो इन 11 मतलब ये इन 11 प्रांत थे इनमें 1585 सीटें थी जिसमें से 711 सीटें कांग्रेस को मिल गई। कांग्रेस को 5 प्रांतों में विजय मिली लेकिन लेकिन सरकार 8 प्रांतों में बनी। कारण क्या था? कारण वही था कि इन्होंने 3 प्रांतों में जो सरकार बनाई वो मिली-जुली सरकार बना ली अर्थात गठबंधन की सरकार बनाई थी। जैसे आप देखते हैं गठबंधन की सरकार कहाँ-कहाँ चल रही है वर्तमान में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी गठबंधन की ही सरकार है। तो संसदीय उप समिति का गठन किया गया। इसमें जो उप संसदीय गठित की गई थी संसदीय, उसमें जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखो पूर्ण बहुमत की सरकार कहाँ-कहाँ बनी, ये आपको ध्यान रखना है। पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि कहाँ-कहाँ बनी थी। मद्रास में बनी, उड़ीसा में, मध्य प्रांत, बिहार, उत्तर प्रदेश अर्थात आप इसे कहते हैं संयुक्त प्रांत। उस समय संयुक्त प्रांत ही कहा जाता था, संयुक्त प्रांत। अब इसमें देखो क्या-क्या हुआ। तो मद्रास में जो पीएम बने, वो बने राजगोपालाचारी। उसी तरीके से उड़ीसा में बीजू पटनायक बने और वर्तमान में भी इन्हीं की सरकार चल रही है। तो आप देखते हैं ना नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। तो जो उड़ीसा के सीएम बने थे वो बने थे उस समय बीजू पटनायक और ये इसी पार्टी के हैं नवीन पटनायक। मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश में जो पीएम बने वो एन.वी. खरे बने और बाद में रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। तो देखो इनके पीएम भी आपको याद रखने हैं और किस किस प्रांत में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। उसी तरीके से बिहार में आ जाएंगे तो बिहार में पीएम कृष्णा सिन्हा बने यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत बने थे और वित्त मंत्री बने थे रफी अहमद किदवई और कानून मंत्री बने थे कैलाश नाथ। इनका थोड़ा ध्यान रखना, यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तर प्रदेश के जो पहले सीएम बने थे वो गोविंद बल्लभ पंत बने तथा वित्त मंत्री रफी अहमद और उसके साथ साथ कानून मंत्री बने थे कैलाश नाथ। सहयोगी दलों द्वारा बनी सरकार जो थी तो वो कहाँ कहाँ गठबंधन की सरकार बनी थी कांग्रेस की। वहां बनी थी मुंबई में, फिर असम में और फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। तो देखो बम्बई में जो सरकार बनी उसमें जो सीएम बने वो बीजी खरे बने। उसी तरीके से असम में जो सरकार बनी उसके सीएम जो बने वो गोपीनाथ बारदोली बने। उसके तहत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान वहाँ के सीएम बनते हैं। और तो 8 में तो सरकार बन गई लेकिन 3 में सरकार नहीं बनी। तो 3 में सरकार जो बनी वो गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कहाँ कहाँ बनी वो देखो, जैसे बंगाल, सिंध और पंजाब। तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी बनी जिसके सीएम फजल अल हक बने। उसी तरीके से सिंध में अल्लाह बख्श और अल्लाह बख्श दोनों ही कांग्रेस के सहयोगी थे लेकिन क्या करते हैं एक कांग्रेस से अलग होकर एक अलग ही पार्टी का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर इनकी सरकार बनी। उसी तरीके से पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जीत कर आई और इसने सरकार बनाई और जो इसके सीएम बने वो सिकंदर हयात खां बने थे। कांग्रेस अपने राज्यों में सरकार चलाने के लिए एक नियंत्रण परिषद बनाती है जिसमें 3 लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आजाद। 1937 में कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी की बैठक में भूस्वामी नीति को समाप्त करने की बात कहती है। इसी दौरान अपने शासित राज्यों में मुसलमानों की स्थिति जांचने के लिए 2 समिति गठित की जाती हैं। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है दोनों समितियां। जैसे आप देखते हैं पीरपुर समिति, तो पीरपुर समिति कब बनी 1938 में। शरीफ समिति 1939 में। अब ये ध्यान रखना कि समिति बनी क्यों थी। तो मुसलमानों की स्थिति को जांचने के लिए या मुसलमानों की स्थिति का पता लगाने के लिए दोनों समितियों का गठन किया गया था, पीरपुर समिति और शरीफ समिति। 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ, इसी बीच में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है।
और इस समय जब वो दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लेंथिंगो। बिना भारतीयों से राय लिए ही भारत में क्या कर देता है, भारतीयों को दूसरे युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर देता है। मतलब भारतीयों को बिना कांग्रेस से पूछे ही या बिना भारतीयों से पूछे ही लॉर्ड लेंथिंगो ने शामिल कर दिया दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेना को। पता है, कांग्रेस खुद को युद्ध से अलग करते हुए अपने सभी राज्यों के प्रधानमंत्रियों को त्याग पत्र देने को कहती है। अर्थात जो कांग्रेस की सरकार बनी थी 8 राज्यों में, उनसे उनको ऑर्डर दे दिया गया कि आप सभी राज्यों से त्याग पत्र दे दीजिए, क्योंकि यहाँ तो हमारी बात मानी ही नहीं जा रही। तो परिणाम स्वरूप 22 दिसंबर 1939 को त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाता है। इसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अच्छा, क्यों था मुक्ति दिवस का कारण क्या था? मुक्ति दिवस का एक ही कारण था कि कांग्रेस की जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग की जो सरकार बनी थी वो खुलकर कहीं भी नहीं बन पाई, एक आध प्रांत को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर मुस्लिम लीग की जब सरकार नहीं बनी तो इसी वजह से खुशी में कि अब इलेक्शन दोबारा से होंगे और हमारी सरकार चुनकर आएगी, ये इस रूप में थी। मुस्लिम लीग इसी वजह से 22 दिसंबर 1939 का दिन को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। इस प्रकार कांग्रेस ने 28 महीने तक 8 राज्यों में कार्य किया था। केवल 28 महीने तक सरकार चली, उसके बाद में सरकार को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर ने इसे मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद में आता है अगस्त प्रस्ताव। तो देखो, ये प्रस्ताव लाए क्यों जा रहे हैं? प्रस्ताव इसलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और ये 1945 तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन बिना भारतीयों की मदद के ऐसा था जैसे अधूरा हो। इसी वजह से ये बार बार भारतीयों का साथ चाहने के लिए क्या करेंगे, नए नए प्रलोभन, नए नए प्रस्ताव भेजेंगे यहाँ पर। तो लॉर्ड लिंथिंगो के द्वारा लाया जाता है ये। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए था इसे, केवल इसका उद्देश्य ये था। और युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करना होगा। ये कहता है कि यदि हम युद्ध जीत जाते हैं तो हम उसके बाद में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को स्थान दिया जाएगा। जो भारत में वायसराय कार्य करता था और वायसराय वायसराय अपने सहयोगियों के साथ कार्य करता था तो उसे कार्यकारिणी कहा जाता था, जिसमें सहयोगी होते थे इसके। तो उसी में अब तक किसी भी भारतीय को नहीं लिया गया था, लेकिन अब ये कहता है कि उसमें भारतीयों को भी लिया जाएगा। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन होता है और इसी में अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। और 1940 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा उसमें अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह कहा। अर्थात ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो प्रस्ताव ही ऐसा था। वो ये कहते हैं कि ये दरवाजे में जड़ी जो कील होती है वो एक, उसमें जंग लग चुका है, वो काम नहीं करेगी। तो कुछ कुल मिलाकर ये प्रलोभन दे रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हित छिपा था, हित केवल ब्रिटेन का छिपा हुआ था, ना कि उसमें भारतीयों का। नेक्स्ट है, फिर चलता है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये स्टार्ट होगा 17 अक्टूबर 1940 को। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में आम जनता के बीच यह सिद्ध करना था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से व्यक्तिगत सत्याग्रह लाया गया और 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम अर्थात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ही है आपका पवनार आश्रम से विनोबा भावे ने सत्याग्रह चालू किया, परंतु 17 दिसंबर 1940 को स्थगित कर दिया। ज्यादा लंबा नहीं चला, तो अक्टूबर के बाद में नवंबर, दिसंबर, तो 2 महीने ही क्या हुआ, 2 महीने ही ये चला था। लेकिन उसके बाद में 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू ने इस सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। देखो, अब ये पूछ ले कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया या प्रारंभ किया गया, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। लेकिन यदि वो कहते कि पुणे किसने शुरुआत की थी इसकी, तो पुणे शुरुआत की थी व्यक्तिगत सत्याग्रह की जवाहरलाल नेहरू ने। दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं इसे। इसमें दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। और तीसरे सत्याग्रही बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका मतलब ये है कि पहले सत्याग्रही कौन बने, तो विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही बने जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखेंगे कि पहला कौन, दूसरा कौन और तीसरा कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने बड़ा आंदोलन चलाने के बजाय व्यक्तिगत स्तर पर छोटे आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। इसके तहत कई स्थानों पर सत्याग्रह आरंभ किया गया और अपनी गिरफ्तारियां दी। इसे ही व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है। तो सबसे पहले गिरफ्तार हुए आचार्य विनोबा भावे और इन्हीं को ही प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है। उसी तरीके से आप देखेंगे दूसरी गिरफ्तारी जवाहरलाल नेहरू की हुई, इन्हें भी द्वितीय सत्याग्रही कहा जाता है।
ये था देखो, सत्याग्रह चलाने का श्रेय किस किस को जाता है? तो सत्याग्रह सबसे पहले चलाया विनोबा भावे ने, फिर जवाहरलाल नेहरू ने, और फिर सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने प्रारंभ किया। पहले इन्होंने, फिर इन्होंने, और फिर इन्होंने। लेकिन यदि वो कहते कि तीसरा सत्याग्रही कौन था, तो तीसरे नंबर पर गिरफ्तारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं हुई थी, तीसरी गिरफ्तारी हुई थी ब्रह्मदत्त की। तो तीसरी गिरफ्तारी ब्रह्मदत्त की हुई, इसी कारण इन्हें तीसरा सत्याग्रही कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, यदि वो क्रम से पूछ ले कि कौन कौन किस किसने सत्याग्रह चलाया, तो विनोबा भावे पहले आ जाएंगे, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यदि वो ये कहते कि गिरफ्तारी के कारण सत्याग्रही कौन कहलाए, तो गिरफ्तारी के कारण विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, और बस तीसरे नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा ब्रह्मदत्त का। तो देखो, पाकिस्तान की मांग उठी 23 मार्च 1940 को। तो पहली बार मुस्लिम, जो मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग 1930 में इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में इकबाल ने की थी। मोहम्मद इकबाल ने उठाई थी यहाँ पर। और इनकी मंशा विभाजित देश की नहीं थी, ये ध्यान रखना। केवल इन्होंने मांग जरूर उठाई थी, लेकिन मंशा कोई भी जो थी वो विभाजन की नहीं थी। लेकिन इस विभाजन को तूल देंगे कौन? तूल पकड़ा देंगे एकदम मोहम्मद अली जिन्ना। तो पाकिस्तान की स्पष्ट मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को जिन्ना ने की थी। और यही पाकिस्तान राज्य का प्रस्ताव सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। ये ध्यान रखना आप कि पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान राज्य का जो प्रस्ताव रखा, वो रखा था सिकंदर हयात खान ने। फजल उल हक ने इस प्रस्ताव को पारित किया तथा खलीफुज्जमा ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। उसी तरीके से पाकिस्तान नाम जो है आपका, ये 1933 में दिया गया था। एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, रहमत अली, या फिर आप इसे ये कह लो कि चौधरी रहमत अली था। तो चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान नाम शब्द दिया था। सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुसलमान एकता का दूत कहा था। लेकिन ये जिन्ना जो थे, ये मेरे हिसाब से तो एक हिंदू मुसलमान एकता का दूत कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि विभाजन में सबसे अहम भूमिका निभाई, तो सबसे अहम भूमिका इन्हीं की थी। बस इनकी एक ही जिद पर अड़े रहे, विभाजन चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं था इन्हें। उसी तरह मोहम्मद इकबाल ने नेहरू को राष्ट्रभक्त और जिन्ना को राजनीतिज्ञ कहा था। देखो, ये कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में भी क्या है, ये बात सही होती है कि जिन्ना जो था, जिन्ना एक राजनीति पक्ष थे। मतलब जिन्ना जो सोचते थे वो राजनीतिक हित के बारे में सोचते थे, वो जनता के हित के बारे में नहीं सोचते थे। जबकि नेहरू जो थे वे एक राष्ट्रभक्त की तरह सोचते थे कि हम देश के भक्त हैं। तो इसी वजह से वो, उनकी सोच अलग थी, जबकि जिन्ना की सोच बिल्कुल अलग थी। क्रिप्स प्रस्ताव लाया जाता है 30 मार्च 1942 को। और जो 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया, तो इसमें देखो क्या हुआ। फिर से फिर से एक नया लालच दिया गया भारतीयों को कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने दक्षिण पूर्वी एशिया के बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया। इसी दौरान जापान पर्ल हार्बर पर आक्रमण करके अमेरिका को व्यापक क्षति पहुंचाता है। वो द्वितीय विश्व युद्ध में, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसमें जापान जो था, जापान सबसे बड़ी शक्ति उभर कर सामने आता है। और उसने क्या करा कि अपने को, ये है हमारा भारत, प्यारा भारत, यदि आप इसे देखें, इधर है द्वीप, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये जापान के द्वीप हैं। तो इसने जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत थी या दक्षिण पूर्वी का जो हिस्सा था, ये वाला जो दक्षिण पूर्व का हिस्सा है, इसको जीतना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे इधर से भी, इधर को भी बढ़ा, और इधर क्या है, अमेरिका। तो उसने पर्ल हार्बर वगैरह पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जापान को पराजित करने के लिए भारतीयों का सहयोग क्या था, आवश्यकता। मतलब बिना भारतीयों के सहयोग से ये जापान को नहीं रोक सकते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीन के राष्ट्रपति थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, और चीन के राष्ट्रपति तथा ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव बनाते हैं। तो किस किसने दबाव बनाया? अमेरिका के राष्ट्रपति ने, चीन के राष्ट्रपति ने, और ऑस्ट्रेलिया की जो चांसलर थे उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया कि आप किसी भी तरीके से भारतीयों का सहयोग प्राप्त कीजिए, वरना जापान को नहीं रोका जाएगा इतनी आसानी से। तो इसी वजह से, इसी दबाव में चर्चिल ने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव को भारत भेजता है। और ये जो आता है, ये 11 मार्च 1942 को भारत भेजा जाता है, और 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचता है। अब इसमें देखो, यहाँ 23 है, यहाँ 30 है, 7 दिन जो होगी वो चर्चा होगी इस पर कि किस तरीके से भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या रखा गया? युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट की स्थापना की जाएगी, कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। देखो, अभी भी औपनिवेशिक स्थिति को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि भारत जो था
भारत इनके लिए ऐसे मानो जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के समान था भारत। कौन छोड़ना चाहेगा उसे? तो युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का स्थापना होगी। राष्ट्रकुल से अलग होने का इसे अधिकार होगा। जो राष्ट्रमंडल होते हैं उनसे अलग होने का इसे पूरा अधिकार होगा। प्रांतों की सहमति पर संविधान लागू होगा। यदि प्रांत चाहेंगे तो संविधान लागू होगा, और यदि प्रांत नहीं चाहेंगे तो ये कौन सी बात हुई? देखो, भाई केंद्र में हम केंद्र को एक सशक्त बनाएंगे। अब ये कौन सा मतलब है कि प्रांत चाहें तो वो केंद्र में आ सकते हैं, प्रांत नहीं चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं? ऐसा नहीं बात बनेगी। तो संविधान सभा में देशी रियासतें शामिल होंगी। देशी रियासतों को शामिल किया गया। और अल्पसंख्यकों के हितों के साथ समझौता नहीं होगा। इसका मतलब जो अल्पसंख्यकों के हित हैं उनको पूरी तरीके से, एक तरीके से उनके अधिकार दिए जाएंगे। क्रिप्स मिशन में कांग्रेस की तरफ से वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू थे, और इनके साथ साथ अबुल कलाम आजाद थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। मतलब ना तो मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और ना ही जो कांग्रेस थे उसने स्वीकार किया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है? देखो, अगस्त प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा? ये एक ऐसा चेक था, ऐसा चेक था जिसके ऊपर कोई दिनांक की नहीं थी। मतलब बिना दिनांक का चेक था ये। और ये कह लो कि एक तरीके से ये एक्सपायरी डेट वाला वो था। यदि किसी जैसे किसी प्रोडक्ट की डेट एक्सपायर हो जाती है ना, उसी तरह का ये प्रोडक्ट था, या उसी तरीके का एक प्रस्ताव दिया गया था। अर्थात गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, और नेहरू ने इसको अगस्त प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो ध्यान रखेंगे, दोनों ही स्टेटमेंट पूछ ली जाती हैं कि पोस्ट डेटेड चेक अगस्त प्रस्ताव को किसने कहा? तो गांधी जी ने। दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा? नेहरू जी ने। मतलब ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक दिवालिया हो चुका है। अब सोचो, जो बैंक दिवालिया हो गया तो वो क्या आपको कैश देगा उस चेक पर? नहीं। तो इसी वजह से इस तरह का इन्होंने इसको कहा था। अब आगे शुरू हो जाता है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अब हुआ क्या? कारण क्या थे इसके? देखो, क्रिप्स प्रस्ताव से उपजी निराशा। जो क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया था उसमें जो भारतीयों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसी वजह से क्रिप्स प्रस्ताव से उपजी निराशा थी। जापान के आक्रमण का भय था पूरी तरीके से, क्योंकि जापान आक्रमण करना उसने तो शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे क्षेत्रों को जीतता हुआ वो भारत की तरफ भी बढ़ता आ रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजा आर्थिक असंतोष था। देखो, युद्ध जो होते हैं, युद्ध में धन, जन, सबकी बड़ी हानि होती है। और निष्कर्ष कहाँ निकलता है? निष्कर्ष निकलता है एक टेबल पर आकर बैठने से। तो जन धन की हानि हो रही थी खूब दबाकर। उसी तरीके से यहाँ पर आर्थिक असंतोष भी था। बर्मा में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। जो बर्मा में था, बर्मा को कंट्रोल करने के लिए भारतीय सेना थी, वहां पर अंग्रेजों को अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता था, और जो भारतीय सैनिक थे उनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता था। इसी का लिए कहा जाता है कि बर्मा में भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई गई। पूर्वी बंगाल में लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया। ऐसा क्यों? ये सब कारण बनते हैं यहाँ पे असहयोग आंदोलन के। 1940 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, जिसमें कंजरवेटिव पार्टी का नेता विंस्टन चर्चिल जीत कर आता है। तो इसका मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बना? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का गठन हुआ, और 23 मार्च 1942 को भारत में क्रिप्स मिशन आया, जिसने 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऐसी स्थिति में देखो, 5 जुलाई 1942 को हरिजन पत्र में कहते हैं कि अंग्रेज हमें छोड़ जाएं। यदि हमें शांति से नहीं छोड़ सकते तो हमें ईश्वर पर ही छोड़ जाओ, परंतु अंग्रेजों हमें जापानियों के हाथों में न छोड़ कर जाओ। इसका मतलब ये था कि गांधी जी कहते हैं कि यदि अंग्रेज हमें छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो शांति से छोड़कर जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इसी बीच में, क्योंकि जो जापान था वो जापान बड़ा खतरनाक उभर कर आ रहा था, और वो जीतता आ रहा था। उसने चाइना को जीता, और जो आसपास के क्षेत्र है उसने सबको जीत लिया था। तो अंग्रेजों इसी वजह से कहते हैं कि अंग्रेज हमें तुम जापानियों के हाथों में ना छोड़ कर जाओ। तो ये कथन था गांधी जी का। कांग्रेस को कई नेताओं ने गांधी जी की इस बात से असहमति व्यक्त की।
बिल्कुल करेंगे। तो कांग्रेस के जो कई नेता थे गांधी जी की इस बात से असहमत थे। देखो, आपके पक्ष में कुछ लोग आपके पक्ष में होंगे, कुछ लोग आपके विपक्ष में होंगे। तो ये दोनों ही कंडीशन आज भी हैं और ये पहले भी बनी हुई थी। तो गांधी जी कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने उनके संघर्ष का प्रस्ताव पारित नहीं किया, अर्थात असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं किया, तो ये कहते हैं कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसका मतलब ये था कि ये छोटी सी मुट्ठी भर लोगों को लेकर ही जो कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ये बात कहते हैं। क्या होगा, देखो आंदोलन की तैयारियां शुरू होती हैं। किस तरीके से होंगी? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में बैठक होती है और गांधी जी के प्रस्ताव को मान लिया जाता है और कहा गया कि अगले महीने की कांग्रेस समिति की बैठक में को अनुमोदन कर दिया जाएगा। यह महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था, इसी कारण इसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्धा प्रस्ताव क्या था? वर्धा प्रस्ताव कुछ नहीं था, इसमें असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी जाती है कि हाँ, असहयोग आंदोलन होगा। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में यह बैठक होती है और यहीं पर भारत छोड़ो प्रस्ताव नेहरू द्वारा लाया गया तथा पटेल ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पर हस्ताक्षर किए। प्रस्ताव की प्रस्तावना को गांधी जी के द्वारा लिखा गया था और यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1922 को 42 को पारित हो जाता है। और जैसे जो प्रस्ताव था 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ, उसी दौरान भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। गांधी जी 70 मिनट का भाषण देते हैं। मैं अपने अपने भाषण में इन्होंने करो या मरो का आह्वान किया, अर्थात अब हमें क्या करना है, या तो हमें मरना है या हमें आजादी लेनी है। इसलिए असहयोग आंदोलन शुरू होता है और करो या मरो का नारा जो दिया गया वो असहयोग आंदोलन में ही दिया गया था। आजा और इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि आजादी से कम कुछ नहीं, तथा अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया कि अब आप अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाइए। और यहाँ करो या मरो के तात्पर्य है कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इसी कोशिश में अपनी जान दे देंगे। देखो क्या क्या कार्यक्रम हुए इसमें। छात्र और छात्राएं तभी स्कूल छोड़ें, ये कहा गया गांधी जी के द्वारा, जब आजादी इस पर अडिग रहें। अर्थात मतलब ये कहने का मतलब था कि छात्र और छात्राएं तभी स्कूल छोड़ें जब आप आजादी के लिए अडिग रहें, बिल्कुल क्या आजादी लेके ही रहनी है। सरकारी कर्मचारी अपना पद न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा व्यक्त करें। अर्थात जैसे मान लो भारतीय आर्मी में सैनिक हैं या सेना में जो सैनिक होते हैं, वे अपनी नौकरी न छोड़ें, लेकिन जो हम विरोध कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान जो हम विरोध कर रहे हैं, उस पर आप गोली न चलाएं, उस जनता पर आप गोली न चलाएं। तो इसलिए ये कहा था कि कर्मचारी अपना पद न छोड़ें और सरकार के प्रति या कांग्रेस के प्रति निष्ठावान बने रहें। राजा महाराजा जनता की प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लें, अर्थात लोकतंत्र को स्वीकार कर लें, ये कहा गया। सैनिक और पुलिस भारतीयों पर लाठी एवं गोली न चलाए। वही बात होगी कि निष्ठावान रहो आप कांग्रेस के प्रति। सरकार ने 9 अगस्त की मध्य रात्रि को ऑपरेशन जीरो आवर शुरू कर दिया। जीरो आवर के तहत क्या हुआ? देखो इसके तहत 9 अगस्त को सुबह सभी महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर वो था जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भी थे, इन सबकी गिरफ्तारियां शुरू की गई ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। और 1 अगस्त 1942 को में इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया और इसी समय नेहरू ने कहा था कि हम ऐसे आग या दुधारी तलवार में खेलने जा रहे हैं जिसकी चोट हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। तो इस तरह का इन्होंने नेहरू जी ने प्रावधान भी दिया था। उसके बाद में देखो गांधी जी, महादेव देसाई, ये ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ही हो रहा सब कुछ। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को पूना के आगाखा पैलेस में रखा गया, इनको नजरबंद कर दिया गया यहाँ पर। और इसी पूना के आगाखा पैलेस में कस्तूरबा गांधी जो इनकी पत्नी थी गांधी जी की, इनकी मृत्यु हो जाती है। नेहरू को अल्मोड़ा जेल जो है अब वर्तमान उत्तराखंड में है। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो महत्वपूर्ण नेता थे कांग्रेस के, सबकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं। और महत्वपूर्ण नेताओं के गिरफ्तार होने से आंदोलन जो था, देखो जो आंदोलन कर रहे थे या जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो सब गिरफ्तार हो गए। इसी वजह से आंदोलन जो था वो नेतृत्व विहीन हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आंदोलन रुका नहीं।
इसमें देखो, जो कांग्रेस में अन्य छोटे नेता थे, उन्होंने इसकी बागडोर संभाल ली। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत होकर केंद्रीय संग्राम सभा समिति का गठन करते हैं और इस आंदोलन के समर्थन देते हैं। मतलब जयप्रकाश नारायण जो थे वो हजारीबाग जेल से भाग गए और भूमिगत रहकर उसकी तहत से केंद्रीय संग्राम सभा का स्थापना करते हैं, जिसके तहत ये क्या करते हैं, इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। 14 अगस्त 1942 को बंबई तथा नासिक में ऊषा मेहता, ये मेहना नहीं है, मेहता, ऊषा मेहता तथा बंबई तथा बाबू भाई ने रेडियो स्टेशन की स्थापना की, जिसमें राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से बोलते रहते थे। अर्थात देखो, इस असहयोग आंदोलन के बारे में जनता को बताने का कार्य है वो किया था राम मनोहर लोहिया ने। कहाँ से किया था? तो 14 अगस्त 1942 को बम्बई तथा नासिक से किया था। तो देखो, बम्बई में ऊषा मेहता थे तथा नासिक में बाबू भाई थे। ये अपना रेडियो स्टेशन चलाते थे, तो यहाँ से इनका प्रसारण करते थे असहयोग आंदोलन का। तो ये सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो समाचार पत्र या रेडियो पर रेडियो के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, वो किसने किया था? तो राम मनोहर लोहिया ने किया था। इसी आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन हुआ। कैसे? पहली समानांतर सरकार जो बनी वो गाजीपुर तथा बलिया में बनी थी। तो किसने बनाई थी? तो चीतू पांडे थे। इन्होंने सरकार का निर्माण कर दिया अपने यहाँ पर। मिदानपुर में या पश्चिम बंगाल में तामुल्क ने किया था, जो जातीय सरकार का था एक तरीके से। और सतारा में सबसे दीर्घजीवी समानांतर सरकार थी। यदि ये पूछ ले कि सबसे दीर्घजीवी समानांतर सरकार कहाँ थी, तो वो थी सतारा में। इसका गठन वाई चौहान ने किया था। तो इस तरीके से समानांतर सरकार के भी गठन हो गए। आंदोलन की दो विशेषताएं हैं। देखो, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण कैसे करती थी? तो ये देखो, इसकी शुरुआत ऊषा मेहता ने की थी, लेकिन राम मनोहर लोहिया लगातार छुपकर इस पर कार्य करते रहे और इसका प्रसारण मद्रास तक होता था। उत्तर भारत में तो होता ही था सारा, लेकिन इसका प्रसारण जो था वो मद्रास तक भी होता रहा। समानांतर सरकार का क्या हुआ? देखो, बलिया और गाजीपुर में चीतू पांडे ने, महाराष्ट्र के सतारा में वाईवी चाहड़वाड़ के द्वारा, और सबसे लंबे समय तक कार्य किया इस संस्था ने। बंगाल के मिदानपुर जिले में तामुल्क में इस सरकार को जातीय अथवा राष्ट्रीय सरकार कहा जाता है। 73 वर्षीय महिला जो थी मतंगिनी हजारा या मतंगिनी हाजरा, इससे जुड़ी हुई थी। तो किस महिला का संबंध था इस पार्टी से? तो मतंगिनी हाजरा का संबंध इसी पार्टी से था। अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का जो विरोध किया था वो किस किस ने किया, ये आप ध्यान रखना। ऑप्शन देता है सीधा सीधा पीसीएस में कि किस किसने इसका विरोध किया। जैसे मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। उसी तरीके से हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया। अंबेडकर इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। टीपू सुल्तान इसके पक्ष में नहीं थे, और अकाली दल जो था वो भी इसके पक्ष में नहीं था। तो वो अकाली दल जो था वो पंजाब में सक्रिय था। ये आज भी था। तो वो अकाली दल के लोग जो जो आप देखते हैं 1984 के आसपास, अकाली दल के व्यक्तियों ने ही इंदिरा गांधी की हत्या की थी। तो ये एक तरीके से ये मान लो, ये आतंकवादी टाइप के लोग हैं। लेकिन उस समय नहीं थे, उस समय केवल आज़ादी की ही डिमांड करते थे ये भी। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के हिंसा का सारा दोष गांधी जी पर मढ़ दिया। जो हिंसा हुई आंदोलन में, उसका सारा दोष गांधी जी पर दे दिया गया। पता है, गांधी जी निष्पक्ष जांच हेतु 21 दिन का उपवास रखते हैं। ये गांधी जी कहते हैं कि अब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच में जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो इसी वजह से निष्पक्ष जांच की डिमांड के लिए गांधी जी 21 दिन का उपवास रखते हैं। इसी दौरान यदि इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ब्रिटिश सरकार ने राज्यों के सूचना देने के लिए ऑपरेशन रूबिकॉन तैयार कर लिया था। ये भी चाह रहे थे कि ब्रिटिश लोग भी चाह रहे थे, या ब्रिटिश जो सैनिक थे या वायसराय थे, ये भी चाह रहे थे कि कैसी जो ये महात्मा गांधी हैं, ये जो गांधी जी हैं, इनकी कैसी न कैसी राड़ कटे हमसे। ये बड़ा दुख दे रहे थे। इसी वजह से क्या करते हैं, ये ऑपरेशन जीरो या ऑपरेशन रूबिकॉन के तहत इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास करते हैं। और उसी तहत ये इंतजार करते हैं कि कब गांधी जी की मृत्यु होगी और कब हम जनता को शांत करेंगे, किस तरीके से। तो उसके जनता को शांत करने का जो कार्य करेंगे, वो किया जाएगा ऑपरेशन रूबिकॉन के तहत। ये ध्यान रखना। लेकिन गांधी जी इनकी मंशा को भांप जाते हैं और एक एक ऑपरेशन जो जो रूबिकॉन चल रहा था उसको निष्फल कर देते हैं। निष्फल क्यों कर देते हैं? क्योंकि गांधी जी जो थे, इस ऑपरेशन को निष्फल इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो इनका 21 दिन का उपवास था इसको तोड़ देते हैं। और जैसे 21 दिन का उपवास टूटा तो ऑपरेशन रूबिकॉन जो था वो अब स्वतः ही निष्फल हो जाता है। उसके पश्चात 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था ये हमारा पूरा हो जाता है। ठीक।
और हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का भी जो तृतीय चरण था वो यहाँ पर आकर समाप्त हो जाता है। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, रिवीजन के लिए पीडीएफ होनी चाहिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सअप यूज कर लीजिए, तो व्हाट्सअप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप उसके लिए मेल कर दीजिए। मेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ भी मेल लिखी हुई है। तो जैसे ही आप मेल करेंगे उसी दौरान आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और उसके साथ साथ यदि आपको हार्ड कॉपी के रूप में नोट्स चाहिए, हार्ड कॉपी के रूप में यदि नोट्स चाहिए, तो आप उसके लिए भी मेल करना होगा। और उसके बाद में आपको 8 से 10 दिन में आपको अपने एड्रेस पर कोरियर के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।